लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो उसको लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे रही हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरा जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग का वीडियो मैंने बनाया है वो चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग पैरामीटर जो होते हैं इवैल्यूएशन के ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन वो पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन इज पायरोजन टेस्ट। अब हमारे जो प्रिपरेशन होते हैं पैरेंटल प्रिपरेशन, उन्होंने हमेशा अपायरोजेनिक होना चाहिए। अपायरोजेनिक मतलब नॉन पायरोजेनिक या फिर पायरोजन से फ्री। ठीक है, अब पायरोजन टेस्टिंग क्या होती है ये हम जान लेते हैं। पायरोजन टेस्टिंग डिफाइंस अ प्रोसेस used by drug manufacturers to determine if bacterial toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever when used on humans. पायरोजन का मीनिंग हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो पायरोजन का मीनिंग क्या होता है? पायरोजन का मीनिंग होता है ऐसे एजेंट जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कौन करता है भाई? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन। अगर हमारे प्रिपरेशन में बैक्टीरिया है तो वो अपने टॉक्सिन्स भी वहाँ पे स्टिम्युलेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे उस प्रिपरेशन में। तो उन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन हम इसीलिए चेक करते हैं कि पैरेंटल प्रिपरेशन में बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल ही रहेगा। और अगर प्रेजेंट होंगे तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है। ओके, अब ये जो पायरोजन टेस्टिंग होता है ये 3 टेस्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज शैम टेस्ट, जिसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं पायरोजन टेस्टिंग का। सेकेंड इज रैबिट मेथड जो मेन टेस्ट होता है। एंड थर्ड इज लिमुलस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ये न्यू मेथड है और इन विट्रो टेस्ट इसमें किया जाता है, जबकि रैबिट मेथड में इन विवो टेस्ट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये इन विवो टेस्ट या फिर इन विट्रो टेस्ट होता क्या है? तो सिंपली इन विवो टेस्ट होता है बॉडी के अंदर और इन विट्रो टेस्ट होता है बॉडी के बाहर। इन विवो टेस्ट मतलब ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करके फिर उसके बॉडी में क्या क्या हो रहा है वो रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करना। और इन विट्रो टेस्ट क्या होता है कि बॉडी के बाहर ही कुछ ऐसा मीडियम या फिर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे हम ड्रग के रिस्पॉन्स को चेक कर सके। तो ये जो लाल टेस्ट होती है लिम्यूलस एमिबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ये इन विट्रो टेस्ट होती है और ये न्यू मेथड है। जबकि रैबिट टेस्ट या फिर मेन टेस्ट जो होती है वो ओल्ड मेथड है वो है इन विवो टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है शाम टेस्ट, जिसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू सिलेक्ट द प्रॉपर एनिमल्स फॉर द मेन टेस्ट, दैट इज़ रैबिट मेथड। ये जो शाम टेस्ट होती है ना, ये किस लिए की जाती है? प्रॉपर एनिमल जो हमारे मेन टेस्ट के लिए चाहिए होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। अब मेन टेस्ट क्या होती है हमारी? वो होती है रैबिट मेथड। तो उसके लिए जो रैबिट्स हमें चाहिए होते हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं वो होती है शैम टेस्ट। एनी एनिमल शोविंग टेम्परेचर वेरिएशन greater than 0.6 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट यूज्ड इन द मेन टेस्ट। शैम टेस्ट में क्या किया जाता है? जो रैबिट्स हम यूज़ करने वाले होते हैं मेन टेस्ट में उनका बॉडी टेम्परेचर हम चेक करते हैं। अगर उनका बॉडी टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है तो हम ऐसे रैबिट्स मेन टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो ये होती है शैम टेस्ट। शैम टेस्ट में इंट्रावेनस स्टेराइल सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनका बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ पायरोजन टेस्ट इज रैबिट मेथड, जिसे हम
मेन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले शाम टेस्ट करेंगे जिसे हम प्रिलिमिनरी मेथड कहते हैं, और उसके बाद रैबिट मेथड करेंगे, क्योंकि शाम टेस्ट में हमें जो चाहिए होते हैं रैबिट वो सिलेक्ट कर लिए हैं जिसे हम मेन टेस्ट में यूज़ करेंगे। ये होता है इन विवो टेस्ट। अब रैबिट मेथड जो होती है ये ओल्ड मेथड होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये रैबिट मेथड क्या होती है और किस तरह से कैरी की जाती है। A pyrogen is defined as a fever-producing agent. It is a metabolic product of microorganism and they are soluble, filtrable, thermostable and non-volatile. क्या होते हैं पायरोजन? पायरोजन वो एजेंट होते हैं जो फीवर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब ये पायरोजन कौन सी चीज़ें हो सकती है? तो ये होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी इंक्लूड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट्स सिक्रेट होते हैं वो होते हैं पायरोजन। अब ये जो पायरोजन होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं हमारे प्रिपरेशन में, पैरेंटल प्रिपरेशन में, जिन्हें फ़िल्टर करके हम उन प्रिपरेशन को बैक्टीरिया की टॉक्सिन से या फिर उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से फ्री भी कर सकते हैं, मतलब फिल्ट्रेबल होते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब हायर टेम्परेचर कंडीशन जो होती है उनके साथ भी ये कंपैटिबल होते हैं। और नॉन वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइलाइजेशन इसका नहीं होता। तो ये थी पायरोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं एंड नॉन वोलाटाइल होते हैं। अब ये जो पायरोजन आते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वो भाई आते कहाँ से हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं उनके? तो ये जो पायरोजन आते हैं ना वो आते हैं सॉल्वेंट से ही। जो सॉल्वेंट्स हम हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उनसे आते हैं, जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं उनसे आते हैं, या फिर एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं उनसे आते हैं, या फिर शायद जो अपरेटस हम हमारे प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं अपरेटस, उनसे आ सकते हैं, या फिर कंटेनर्स जो एम्प्यूल या फिर वायल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कंटेनर, उनसे भी ये पायरोजेंस आ सकते हैं। दैट मीन्स दीज आर द सोर्स ऑफ पायरोजेंस। The method of storage in between preparation and sterilization also may cause the development of pyrogen. अब हमने हमारा प्रिपरेशन प्रिपेयर किया और फिर उसे स्टेरिलाइज़ किया, तो इस प्रोसेस के दौरान हमने हमारा प्रिपरेशन किस कंडीशन में स्टोर किया उनकी वजह से भी पायरोजन हमारे प्रिपरेशन में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, वो पायरोजन फ्री हो, या फिर हमने जो स्टोरेज की कंडीशन मेंटेन की हुई है उसमें भी पायरोजन ग्रो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, हेंस every item must be apyrogenic and method of storage must not allow any bacterial growth। अब तक हमने सोर्सेस ऑफ पायरोजन जो देखे ना, तो उनकी वजह से पायरोजन आ सकते हैं हमारे प्रिपरेशन में, ये बात हमें पता चली। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह से हमारे प्रिपरेशन को स्टोर कर सकते हैं जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो हमारे प्रिपरेशन में, या फिर जो आइटम हम यूज़ कर रहे हैं, आइटम मतलब हमारे इंग्रेडिएंट, एडिटिव्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट हो सकता है, ड्रग हो सकता है, उन्होंने क्या होना चाहिए, उन्होंने अपायरोजेनिक होना चाहिए, मतलब पायरोजन फ्री होना चाहिए। ओके, देन rabbit test consists of measuring the rise in body temperature in healthy rabbits after the intravenous injection of a sterile test solution। अब ये जो हमने रैबिट टेस्ट के अंदर पायरोजन के बारे में पढ़ा, तो ये रैबिट टेस्ट का और पायरोजन का थोड़ा सा क्लोज कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो रैबिट टेस्ट होती है ना वो क्या होती है, तो रैबिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हेल्दी रैबिट्स होते हैं जो हमने शाम टेस्ट में उन्हें सिलेक्ट किया है, उन रैबिट के ऊपर हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं स्टेराइल टेस्ट सॉल्यूशन का। जो सैंपल स्टेराइल टेस्ट सॉल्यूशन होता है उन्हें इंट्रावेनस इंजेक्शन देके अगर उनकी बॉडी में कोई टेम्परेचर चेंज आता है हेल्दी रैबिट्स में, तो हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये होती है रैबिट टेस्ट।
अगर उनके बॉडी में कोई टेम्परेचर आता है तो उसे टेम्परेचर चेंज आता है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आता है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट यही रैबिट टेस्ट होती है। क्या करते हैं हम रैबिट टेस्ट में? हेल्दी रैबिट के ऊपर स्टेराइल टेस्ट सॉल्यूशन इंट्रावेनस इंजेक्शन से उन्हें इंजेक्ट करते हैं और फिर उनके बॉडी के टेम्परेचर के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। ओके, अब आप सोचेंगे कि भाई इस टेस्ट के लिए रैबिट को ही क्यों चुनना, बाकी के भी तो एनिमल्स है ना, कैट है, डॉग है, मंकीज़ है। इवन मंकीज़ आर सो बेटर बिकॉज मंकी और ह्यूमन का जो होता है ना बॉडी स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा सेम ही होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सेम ही होता है। तो आप सोचेंगे कि भाई रैबिट ही क्यों, मंकी भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रैबिट ही क्यों लेना है, इसके भी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। तो उसका फर्स्ट रीज़न है कि भाई रैबिट ही क्यों सिलेक्ट करें, तो अदर स्पेसिस जो होती है ना वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती। रैबिट की जो स्पेसिस होती है वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है, इसीलिए हम रैबिट यूज़ करते हैं। रैबिट जो होते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं, इसीलिए उन्हें चूज़ किया जाता है। बाकी एनिमल्स की तरह वो ज़्यादा महंगे नहीं होते एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, इकोनॉमिक होते हैं इसीलिए उन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलर थ्रेशोल्ड पायरोजेनिक रिस्पॉन्स टू ह्यूमंस। ये जो रैबिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, पायरोजेनिक रिस्पॉन्स, वो ह्यूमंस के रिस्पॉन्स की तरह ही होता है, मतलब सिमिलर होता है काफ़ी हद तक ह्यूमन से। और रैबिट जो रिप्रोड्यूसेबल पायरोजेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ये रिप्रोड्यूसेबल होता है। ओके, तो इसीलिए हम रैबिट को चूज़ करते हैं। अब आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये इस टाइप का, आई होप कि सब ने अभी तक रैबिट कैसे दिखते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने अब तक रैबिट को देखा नहीं है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि इस टाइप के जो एनिमल होते हैं वो होते हैं रैबिट, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, कुछ ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रैबिट का यूज़ किया जाता है। ओके, देन वी विल सी द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रैबिट पायरोजन टेस्ट। अब ये रैबिट पायरोजन टेस्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे? रैबिट, क्योंकि हम रैबिट के ऊपर पायरोजन टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होंगे? रैबिट। रैबिट तो चाहिए, लेकिन कौन से वाले रैबिट चाहिए? तो हमें रैबिट जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं हेल्दी एंड मैच्योर। छोटे छोटे बच्चे नहीं चाहिए होते हैं रैबिट के, हमें हेल्दी एंड मैच्योर रैबिट चाहिए होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन इज और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज न्यूजीलैंड और बेल्जियन वाइट्स यूज्ड मोस्टली। अब रैबिट के जो टाइप्स होते हैं तो उसमें न्यूजीलैंड रैबिट्स आते हैं या फिर बेल्जियन रैबिट्स जो आते हैं ना, वो वाइट कलर के रैबिट जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अब आप समझते होंगे कि रैबिट सिर्फ एक ही कलर का होता है, नहीं, रैबिट में भी कलर्स आते हैं। तो उसमें से जो न्यूजीलैंड और बेल्जियन वाइट्स कलर के रैबिट होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन से ज़्यादा ह्यूमन से सिमिलर होते हैं। ओके, और ईदर सेक्स कैन बी यूज्ड। अगर फीमेल रैबिट है तो भी इट्स ओके, मेल रैबिट है तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही रैबिट ही चाहिए, फीमेल रैबिट ही चाहिए, कोई भी चलेगा, मेल हो या फीमेल हो। ओके, और ईच वेइंग नॉट लेस दैन 1.5 kg। अब हम कोई भी सेक्स का रैबिट तो चूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि उनका जो वेट है ना वो 1.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 किलोग्राम या फिर 1.5 किलोग्राम से ऊपर वाले जो हेल्दी रैबिट होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद इट मस्ट बी इंडिविजुअली हाउस बिटवीन 20 एंड 23 डिग्री सेल्सियस। अब रैबिट का जो टेम्परेचर होता है, हाउसिंग का टेम्परेचर, वो कितना होता है? 20 to 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस रेंज के दरमियान ही होना चाहिए, 20 to 23 डिग्री सेल्सियस, नॉट लेस एंड नॉट मोर। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। एंड इट शुड नॉट शोविंग एनी लॉस ऑफ बॉडी वेट ड्यूरिंग द वीक प्रोसीडिंग द टेस्ट। अब भाई हमने सबसे पहले ये प्रिकॉशन तो ले ली कि हमने जो रैबिट लेने हैं वो 1.5 किलोग्राम से कम के लेने नहीं हैं, 1.5 किलो या फिर 1.5 किलो से ज़्यादा वेट के ही रैबिट लेने हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने रैबिट तो ख़रीद लिए और फिर जब हमको उन पे टेस्ट शुरू करनी है, टेस्ट चालू करनी है, तो उस वीक में उन्होंने अपना बॉडी वेट लूज़ करना चालू कर दिया, तो इन टाइप के रैबिट हम अपने टेस्ट में यूज़ नहीं करेंगे। जो 1.5 किलोग्राम के रैबिट हमें चाहिए होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं टेस्ट के लिए। ओके,
तो जब भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ रैबिट ने अपना बॉडी वेट लूज़ कर दिया है, तो उन रैबिट को हम इस टेस्ट के दरमियान यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब ये जो है ये है रैबिट का हाउसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैबिट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यह है हाउसिंग एरिया ऑफ रैबिट, जिनका टेम्परेचर होता है 22-23 डिग्री सेल्सियस हाउसिंग एरिया का। ओके, देन the equipment and material used in the test, that means glassware, syringes, needles, etc., must be free from pyrogen by heating at 250 degrees Celsius for not less than 30 minutes or any other method. अब रिक्वायरमेंट में हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें रैबिट चाहिए होते हैं, उनका वेट कितना चाहिए होता है, उनका हाउसिंग एरिया कितना चाहिए होता है, ये सब हमने देखा। लेकिन उसके साथ साथ हमें पायरोजन टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो मटेरियल चाहिए होते हैं, वो भी पायरोजन फ्री होने चाहिए होते हैं। तब इक्विपमेंट हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे? ग्लासवेयर यूज़ कर सकते हैं, सिरिंजेस हमें चाहिए होंगी रैपिड को इंजेक्ट करने के लिए, नीडल्स चाहिए होंगी। तो ये सारी जो ग्लासवेयर है, सिरिंजेस है, नीडल्स है, ये हमें पायरोजन फ्री करनी होती हैं। अब इन्हें पायरोजन फ्री कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे ना कि 250 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट्स के लिए हम उन्हें हीट करेंगे। ग्लासवेयर हुए, सिरिंजेस हुए या फिर नीडल्स हुए, स्पेसिफिक मेथड हम अडॉप्ट करेंगे जिसके साथ ये कंपेटिबल हो। मतलब अगर ग्लासवेयर ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज हो सकते हैं तो फिर उन्हें स्टेरिलाइज कर लेंगे। सिरिंजेस या फिर नीडल्स को हम ऑटोक्लेव में या फिर हॉट एयर ओवन में भी रख सकते हैं। तो उस टाइप का पर्टिकुलर मेथड चूज़ करके हम उन्हें 250 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट से कम नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, नॉट लेस दैन 30 मिनट तक रखना ही है 250 डिग्री सेल्सियस है, तभी तो पायरोजन किल होंगे ना। और इस तरह से हम इक्विपमेंट और मटेरियल जो चाहिए होते हैं वो भी पायरोजन फ्री कर लेंगे। रिटेनिंग बॉक्सेस कंफर्टेबल फॉर रैबिट एज पॉसिबल। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? उसके बाद हमें चाहिए होता है रिटेनिंग बॉक्सेस। रिटेनिंग बॉक्सेस क्या होते हैं? जहाँ पे हम रैबिट को रखते हैं, जहाँ पे रैबिट कंफर्टेबली हम रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह टाइप के दिखते हैं रिटेनिंग बॉक्सेस। यहाँ पे हम रैबिट को प्लेस कर देते हैं और रैबिट को यहाँ पे रिटेन कर देते हैं। तो इस तरह के होते हैं रिटेनिंग बॉक्सेस। ओके, देन डू नॉट यूज़ एनी रैबिट हैविंग a temperature higher than 39.8 degrees Celsius and a temperature variation greater than 0.2 degrees Celsius between two successive readings in the determination of initial temperature. अब तक हमने देखा कि रैबिट जो होते हैं वो हमें 1.5 किलोग्राम के चाहिए, उनका हाउसिंग एरिया होना चाहिए 20 to 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और अगर टेस्ट के दौरान रैबिट का जो वेट है वो कम हो गया है, उन्होंने अपना वेट लूज़ कर दिया है, 1.5 किलोग्राम से कम हो गया है, तो उन टाइप के रैबिट भी हम यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर रैबिट का बॉडी टेम्परेचर 39.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो इन टाइप के रैबिट भी हम यूज़ नहीं करेंगे। या फिर टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है, इनिशियल टेम्परेचर और बैक उसके बाद जो हमने टेम्परेचर लिया था, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है 2 सक्सेसिव रीडिंग के बीच में, तो उस टाइप के जो रैबिट होते हैं वो भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे पायरोजन टेस्ट के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से रिक्वायरमेंट्स ऑफ पायरोजन टेस्ट जो होती है वो समझ में आ गई होगी। देन अब देखते हैं मेथड, पायरोजन टेस्ट कैसे की जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, मेथड क्या होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। सो द टेस्ट इज़ कैरिड आउट इन एन AC रूम। सबसे पहली कंडीशन, ये जो टेस्ट होती है पायरोजन टेस्ट वो कहाँ पे कैरी की जाती है? तो ये कैरी की जाती है एयर कंडीशनिंग रूम में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू डिजॉल्व द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एग्जामाइंड इन और डाइल्यूट विथ अ पायरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन। अब जो सब्सटेंस को हमें एग्जामाइन करना है उसे हम डिज़ोल्व कर लेंगे या फिर पायरोजन फ्री सॉल्यूशन में डाइल्यूट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? वी विल वार्म द लिक्विड्स बीइंग एग्जामाइंड टू अप्रॉक्सीमेटली 38.5 डिग्री सेल्सियस बिफोर इंजेक्शन। क्या करेंगे? सबसे पहले AC रूम सेट करेंगे। उसके बाद जिस सब्सटेंस का हमें
टेस्ट करना है, एग्जामाइन करना है जिस सब्सटेंस को, उसे पायरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर लेंगे या फिर डाइल्यूट कर लेंगे। और जो सलाइन सॉल्यूशन में हमने डिज़ोल्व किया है सब्सटेंस को, उस लिक्विड को हमें वार्म करना है। अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक वार्म करना है उसे? 38.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्म करना है बिफोर इंजेक्शन। हाँ, ओके। और the amount of sample to be injected varies according to the preparation being examined and is prescribed in individual monogram। अब ये यहाँ पे नोट दिया है मैंने, तो नोट में ये लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ सैम्पल हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सलाइन सॉल्यूशन में या फिर माउस में हम रैबिट में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उस सैम्पल की जो अमाउंट होती है या फिर क्वांटिटी होती है वो प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन वैरी होती है। और ये जो क्वांटिटी होती है या फिर अमाउंट होती है वो सैम्पल की, वो इंडिविजुअल मोनोग्राफ में प्रिस्क्राइब की होती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी लेनी है सैम्पल की वो बता नहीं रही हूँ, क्योंकि हर एक प्रिपरेशन के लिए वो क्वांटिटी वेरिएबल है। ओके। और वो अगर आपको उसका टेस्ट करना है तो आपको इंडियन फार्माकोपिया में जाकर उस इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंडर जितनी भी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी वे करनी होगी और फिर उसके बाद रैबिट टेस्ट करनी होगी। ओके। The volume of injection is not less than 0.5 ml per kg and not more than 1 ml per kg of body weight। ओके। तो सबसे पहले अब तक हमने क्या कर लिया है? एसी रूम प्रिपेयर कर ली है। फिर स्टेराइल सॉल्यूशन में हमें जो सब्सटेंस के एग्जामिनेशन करना है वो सब्सटेंस हमने डिज़ोल्व कर लिया। फिर हमने उस सॉल्यूशन को एक टेम्परेचर कंडीशन पे उसे वार्म कर लिया और वार्म करने के बाद हमने उसका इंजेक्शन बनाया। अब इंजेक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होना चाहिए? 0.5 ml से कम भी नहीं होना चाहिए और 1 ml से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 किलोग्राम का रैबिट है तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 0.5 ml पर kg, नॉट लेस देन 0.5 ml पर kg एंड नॉट मोर देन 1 ml पर kg। तो 0.5 और 1 ml के बीच में ही वो क्वांटिटी होनी चाहिए 1 किलोग्राम रैबिट के लिए। अब हम 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें वो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जितना वेट होता है रैबिट का तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी या फिर कितना वॉल्यूम चाहिए होगा इंजेक्शन का। ओके। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर रैबिट का वेट 2 किलोग्राम है तो उसे कितना डोज देना चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन देना चाहिए, वो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। And withhold water during the test. Clinical thermometer is inserted into rectum of the rabbit for recording the body temperature, and 2 normal readings of rectal temperature should be taken prior to the test injection. At interval of half an hour, its mean is calculated, which is the initial temperature of the rabbit। अब तक हमने क्या किया है? एसी रूम प्रिपेयर किया, उसके बाद डिज़ोल्व किया वो सब्सटेंस जिसका हमें एग्जामिनेशन करना है। फिर वो जो स्टेराइल सॉल्यूशन में हमने डिज़ोल्व किया था सब्सटेंस उसे वार्म कर लेना है। वार्म करने के बाद हमें हमारा इंजेक्शन प्रिपेयर कर लेना है और इंजेक्शन प्रिपेयर करने के बाद वो रैबिट को इंजेक्ट करना है। रैबिट को इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो रैबिट के रेक्टम में इंसर्ट करेंगे ताकि हम उसकी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर पाएँ। 2 normal readings of rectal temperature should be taken। क्या किया जाता है इसमें? रेक्टल टेम्परेचर के 2 नॉर्मल रीडिंग लिए जाते हैं, लेकिन कब लिए जाते हैं? हम जब इंजेक्शन देते हैं उससे पहले ही 2 नॉर्मल रीडिंग्स लिए जाते हैं रेक्टल टेम्परेचर के। तो हमें पता कैसे चलेगा ना कि बॉडी का टेम्परेचर इंजेक्शन के बाद क्या था, इंजेक्शन के पहले का क्या था। तो सबसे पहले हम रैबिट को इंजेक्ट करने से पहले ही 2 नॉर्मल रीडिंग ले लेंगे और वो जो नॉर्मल रीडिंग लेते हैं वो हम हाफ ऑफ आवर के इंटरवल पे लेते हैं। मतलब अगर हमें रैबिट को इंजेक्ट करना है तो उसके आधे घंटे पहले और 1 घंटे पहले हम 2 नॉर्मल रीडिंग ले लेंगे और फिर उसका मीन कैलकुलेट किया जाता है और उससे उसका इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। ओके। और फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद अगर उसमें बॉडी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो फिर वो रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। ये जो मेथड होता है पायरोजन टेस्ट का, सबसे पहले एसी रूम प्रिपेयर किया। सेकंड स्टेप में क्या किया?
हमने जो एक सब्सटेंस का एग्जामिनेशन करना है, मतलब वो पायरोजन फ्री है या नहीं ये टेस्ट करना है, उसे हमने स्टेराइल सॉल्यूशन में, सलाइन स्टेराइल सॉल्यूशन में उसे हमने डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद हमने उसे एक टेम्परेचर पे हीट किया, मतलब वार्म किया। वार्म करने के बाद उसे इंजेक्शन में हमने सिरिंज में फिल किया। उसके बाद रैबिट को इंजेक्ट किया। अब रैबिट को इंजेक्ट करने से पहले हम 1 घंटे पहले उसके 2 रीडिंग ले चुके थे रैबिट के टेम्परेचर के, तो उन दोनों रीडिंग का मीन हम पहले ही निकाल चुके थे। और उसके बाद रैबिट को इंजेक्ट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि रैबिट में बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में कंपेयर किया कि अगर रैबिट में बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो पायरोजन फ्री सॉल्यूशन नहीं है या फिर पायरोजन फ्री प्रिपरेशन नहीं है। और फिर अगर बॉडी में टेम्परेचर के चेंजेस नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हमारा जो प्रिपरेशन है वो पायरोजन फ्री है। अब इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये है रैबिट। तो यहाँ पे रेक्टम में इंसर्ट करके, थर्मोमीटर इंसर्ट करके हम रैबिट का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। ओके, the solution under test is injected slowly through an ear vein in a volume of 0.5 to 10 ml per kg of body weight। अब उसमें क्या किया जाता है, जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो धीरे धीरे से जो रैबिट होता है उसके ईयर वेन में 0.5 से लेके 10 ml तक पर केजी बॉडी वेट में दिया गया है ये कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.5 to 10 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट इस तरह से वो इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद टेम्परेचर में अगर कोई चेंज हो रहा है रैबिट के तो वो चेक किया जाता है। और वो जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं वो 30 मिनट्स के इंटरवल में करते हैं। और वो 30 मिनट का जो इंटरवल होता है ये हम 3 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। मतलब इंजेक्शन देने के बाद 3 घंटे के बाद हर 30 मिनट में हम चेक करेंगे कि उसके बॉडी में अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो क्या है। तो इस तरह से ये पायरोजन टेस्ट कैरी किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रैबिट है इसे हम ईयर वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके, 0.5 to 10 ml पर केजी बॉडी वेट। तो इस तरह से ये पायरोजन टेस्टिंग किया जाता है। Okay, the difference between the initial temperature and the maximum temperature recorded for a rabbit is taken to be its response। और फिर क्या किया जाता है, जो इनिशियल टेम्परेचर हमने लिया था, मतलब रैबिट को इंजेक्शन देने के पहले, वो होता है इनिशियल टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ रैबिट इज टेकन टू इट्स रिस्पॉन्स। और फिर इंजेक्शन देने के बाद अगर उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो उसका रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन दिस डिफरेंस इज नेगेटिव दिस रिजल्ट इज काउंटेड एज अ जीरो रिस्पॉन्स। अगर इनिशियल टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो जो रिजल्ट है उसे हम ज़ीरो रिस्पॉन्स काउंट करते हैं। ओके, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स ओके, बट अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे ज़ीरो रिस्पॉन्स काउंट करते हैं। अब टेम्परेचर नेगेटिव कब आएगा? ओके, नेगेटिव टेम्परेचर नेगेटिव तब आएगा जब इंजेक्शन देने के बाद रैबिट के बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब आएगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब ये नेगेटिव रिस्पॉन्स जो होता है उसे हम ज़ीरो रिस्पॉन्स ऐसा ही काउंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं ये जो पायरोजन टेस्ट होता है उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अब ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको समझा दूँ कि ये क्या है, टेबल एक्चुअली क्या कंटेन करता है। तो यहाँ पे 4 कॉलम है। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ रैबिट, सेकेंड इज़ इंडिविजुअल टेम्परेचर राइज इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज इन ग्रुप डिग्री सेल्सियस एंड टेस्ट रिजल्ट। ओके, तो नंबर ऑफ रैबिट में सबसे पहले 3 रैबिट्स। ओके, तो 3 रैबिट्स में इंडिविजुअली हम टेम्परेचर के राइज के बारे में उनके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इंडिविजुअली हम 3 रैबिट्स का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनका जो बॉडी टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस इतना है, और ग्रुप में अगर कर रहे हैं तो उनका ग्रुप का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस है, तो ये विद इन रेंज है, विद इन नॉर्मल लिमिट है। अगर ऐसा है तो टेस्ट पास कर जाती है, मतलब पायरोजन फ्री हमारा प्रिपरेशन है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर
ये टेस्ट फेल हो गई है, मतलब 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है हर एक इंडिविजुअल रैबिट का, और या फिर यहाँ पे ग्रुप में 1.4 से ज़्यादा शो कर रहा है, तो मतलब ये टेस्ट फेल हो गई है। अगर ये टेस्ट फेल हो गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम दूसरा टेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो पहले 3 रैबिट्स है उसमें फिर से 5 रैबिट और ऐड किए जाएंगे और टोटल 8 रैबिट्स यूज़ किए जाएंगे। अब फिर से उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर उनका टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हुआ है देन इट्स ओके, और ग्रुप का जो 8 रैबिट्स का ग्रुप है उनका टेम्परेचर 3.7 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हुआ है ग्रुप में, हाँ, तो इट्स ओके, इट विल पास द टेस्ट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ है इंडिविजुअली 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर ग्रुप में 3.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये टेस्ट फेल हो गई है। ओके, इफ़ अबाउट टेस्ट नॉट पासेस, परफॉर्म द टेस्ट अगेन। अब ये दोनों टेस्ट अगर पास नहीं हुई है तो हमें ये टेस्ट फिर से दोनों के दोनों टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब 3 रैबिट्स वाला टेस्ट पास नहीं हुआ तो हम 8 रैबिट्स पे करेंगे, ये भी पास नहीं हुआ तो हम 3 रैबिट्स वाला फिर से परफॉर्म करेंगे। और फिर से ये टेस्ट अगर फेल हुआ, फिर से पास ही नहीं हुआ 2 बार करने के बाद भी, तो क्या होगा, still if the test fails the sample is said to be pyrogenic or go through the sources of contamination by contamination of pyrogen। अगर 2 बार करने के बाद भी ये टेस्ट पास ही नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, तो इससे क्या कंक्लूड होगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें पायरोजन प्रेजेंट है, उसे हम पायरोजेनिक प्रिपरेशन कहेंगे। और उसमें कौन कौन से कंटामिनेशन हुए हैं, सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन क्या है पायरोजन के, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो ये थे रिजल्ट ऑफ पायरोजेनिक प्रिपरेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ जो रिज़ल्ट मैंने जो आपको टेबल समझाया वही का उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने यहाँ पे, सो मैं इसे बाईपास कर देती हूँ। ओके, तो पायरोजन के बाद नेक्स्ट इवैल्यूएशन पैरामीटर्स इज लाल टेस्ट। ओके, अब ये लाल होता क्या है, तो सबसे पहले लाल टेस्ट का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिम्यूलस। लिम्यूलस क्या होता है, जेनेरा ऑफ क्रैब। क्रैब तो आपको पता ही होगा ना, केकड़ा। तो केकड़ा की जो प्रजाति होती है वो होती है लिम्यूलस। एमेबोसाइट एक्टिव कंपोनेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रैब ब्लड सेल। जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो किस तरह से डिराइव किया जाता है, क्रैब के ब्लड सेल से, और उसे हम क्या कहते हैं, एमीबोसाइट। So A stands for amoebocyte and again second L stand for lysates। अब lysates क्या होते हैं, lysate is the component which is obtained by separating amoebocytes from the plasma and then lysing them। lysate वो कंपोनेंट होता है जो एमिपोसाइट को प्लाज्मा से सेपरेट करने के बाद और उसे लाइसिस करने के बाद ऑब्टेन किया जाता है। सो दिस इज लाल टेस्ट, Limulus amoebocyte lysate test। The LAL test is in vitro method used to detect the presence of concentration of bacterial endotoxin in drugs and biological product। लाल टेस्ट क्या होती है, लाल टेस्ट इज इन विट्रो मेथड, मतलब बॉडी के बाहर। रैबिट टेस्ट क्या होता है, इन विवो मेथड। रैबिट टेस्ट में क्या करते हैं, हम रैबिट को इंजेक्ट करते हैं और रैबिट में जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो चेंज हो रहा है कि नहीं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या हुआ, इन विवो टेस्ट, मतलब रैबिट के बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है टेम्परेचर को लेके वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब वो क्या हुआ, वो हुआ इन विवो टेस्ट। लेकिन लाल टेस्ट में क्या हो रहा है, ये है इन विट्रो टेस्ट। ठीक है, अब ये जो इन विट्रो टेस्ट है, ये जो न्यू मेथड है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, सो दिस मेथड इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। किस लिए यूज़ किया जाता है ये लाल टेस्ट, हमारे प्रिपरेशन में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उन बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इस तरह की चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए लाल टेस्ट हम यूज़ करते हैं। द लाइसेट इज कलेक्टेड बाय पंक्चरिंग द हार्ट ऑफ मैच्योर क्रैब। अभी जो लाइसेट होता है वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, जो मैच्योर क्रैब होते हैं तो उनके हार्ट को पंक्चर करके उससे लाइसेट कलेक्ट किया जाता है।
ये जो लाल टेस्ट होती है ना, ये सिंपल होती है, रैपिड होती है, मतलब जल्दी होती है, और ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है इसकी एज कंपेयर टू रैपिड टेस्ट। ओके, अब ये जो देख रहे हैं ना आप फिगर, ये है हॉर्स शू क्रैब। इनके हार्ट को पंक्चर करके हम इसमें से क्या विड्रॉ कर रहे हैं, इसमें से हम लाइसेट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस टाइप की ये लाल टेस्ट होती है। अब देखते हैं कि ये जो लाल टेस्ट होती है इसका प्रोसीजर क्या है। द प्रिपरेशन बीइंग एग्जामाइंड इज एडेड टू द लाइसेट 0.1 ml test sample and 0.1 ml lal reagent derived from blood cells of horseshoe crab। इसमें क्या होता है, जो प्रिपरेशन हमें एग्जामाइन करना है कि इसमें पायरोजन है या नहीं है, ठीक है, उस प्रिपरेशन का 0.1 ml हम 0.1 ml लाल रिएजेंट में मिक्स करेंगे। ओके, और ये जो लाल रिएजेंट होता है हम किससे डिराइव करते हैं, ब्लड सेल्स ऑफ हॉर्सशू क्रैब से। तो क्या करेंगे हम, हमारा 0.1 ml टेस्ट सैंपल प्लस 0.1 ml लाल रिएजेंट, इन दोनों को मिक्स करेंगे। और ये जो मिक्सचर है ये 37 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे तक हमें इंक्यूबेट करना है। और उसके बाद ये जो मिक्सचर होता है ये हमें एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करेंगे, ये जो मिक्सचर होता है ना, ये हमने 37 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेशन के बाद अगर उस मिक्सचर में हमें टर्बिडिटी देखने को मिल रही है, या फिर प्रेसिपिटेशन हुआ है, या फिर जेल फॉर्मेशन हुआ है मिक्सचर में, तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रिपरेशन है बनाया हुआ, हमारे प्रिपरेशन में क्या है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। इसी की वजह से टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेशन या फिर जेल फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेजर टू एस्टिमेट द एंडोटॉक्सिन और पायरोजन कंटेंट। अब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, कि हमारे प्रिपरेशन में पायरोजन प्रेजेंट है, जो बॉडी में जाने के बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन, pH, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम एंड प्रोटीन्स इन लाइसेट। अब जो हमने देखा कि लाल रिएजेंट और हमारा सैंपल हमने मिक्स करके 37 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो किससे डिनोट हुआ, टर्बिडिटी से, प्रेसिपिटेशन से, या फिर जेल फॉर्मेशन से। अब ये जो टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेशन या फिर जेल फॉर्म होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये किस पर डिपेंड होती है, तो ये डिपेंड होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन। हमारे प्रिपरेशन में एंडोटॉक्सिन कौन सी क्वांटिटी में या फिर किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, हमारे प्रिपरेशन का पीएच क्या है, टेम्परेचर कौन सा है, ज़्यादा है या फिर कम है, या फिर उसमें क्लॉटिंग एंजाइम है कि नहीं, या फिर लाइसेट में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। इन सारे फैक्टर पे ये जो रिएक्शन होती है ये डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ लाल टेस्ट। क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाल टेस्ट। सो इट इज़ लेस वेरिएबल। ये जो लाल टेस्ट होती है उसमें वेरिएशन कम होते हैं, सो इट इज़ लेस वेरिएबल। नेक्स्ट एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज है ये, इट इज़ इन विट्रो। हमें रैबिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, तो ये है इन विट्रो टेस्ट। ईजियर टू परफॉर्म, रैबिट को चूज़ करो, मतलब शैम टेस्ट परफॉर्म करो, मेन टेस्ट परफॉर्म करो, रैबिट को अच्छे से मेंटेन करो, उनका वेट मेंटेन करो, टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करो, या फिर उनका हाउसिंग का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करो। इन टाइप का झंझट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होती है लाल टेस्ट, इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म, मोर सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसिव। जितना खर्चा रैबिट टेस्ट परफॉर्म करने में आता है उतना क्रैब शो में जो लाल टेस्ट होती है वो परफॉर्म करते में नहीं आता। लेस टाइम इज़ कंज्यूमिंग, जो लाल टेस्ट होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसीलिए इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इट कैन गिव क्वांटिटेटिव रिजल्ट। ये जो लाल टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज़ अबाउट लाल टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर इज क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट, जैसे कि हम नाम से ही उसे थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ये है क्लैरिटी टेस्ट, जो
हमारे प्रिपरेशन क्लियर है या नहीं उसके बारे में थोड़ा सा उससे कुछ कोरिलेट हो सकता है, इस तरह से आपने सोचा भी होगा। तो पार्टिकुलेट मैटर इज डिफाइंड एज अनवांटेड मोबाइल insoluble मैटर other than gas bubbles present in the given product। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर इज अ अनवांटेड मोबाइल insoluble मैटर। अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए होता है, मोबाइल मतलब जो इधर उधर घूमते रहता है, इनसॉल्यूबल जो हमारे प्रिपरेशन में सॉल्यूबल नहीं होता। सो पार्टिकुलर मैटर इज अनवांटेड मोबाइल इनसॉल्यूबल मैटर अदर दैन गैस। अब ये अनवांटेड है, मोबाइल है, इनसॉल्यूबल है, वो तो ठीक है, लेकिन वो गैस नहीं है। ओके, अदर दैन गैस बबल विच इज़ प्रेजेंट इन द गिवन प्रोडक्ट। अगर आपको छोटे छोटे ट्रेसेस दिखाई देते हैं अपने प्रिपरेशन में, पैरेंटल प्रिपरेशन में, तो वो होता है इनसॉल्यूबल मैटर, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर ऐसा कहते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल इन पैरेंटल प्रिपरेशन इज़ वेरी डेंजरस, especially when its particle size is larger than the size of RBC। अब जो हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन में फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या फिर फॉरेन मैटर प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और ये डेंजरस तब बहुत ज़्यादा होते हैं जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ हमारे रेड ब्लड की सेल की साइज़ से ज़्यादा बड़ा होता है। अगर ये रेड ब्लड सेल्स की साइज़ से ज़्यादा बड़े फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ अगर ज़्यादा है तो आरबीसी भी वहाँ से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आरबीसी का साइज़ अगर छोटा है और पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो वो हमारी वेन को ब्लॉक कर देंगे, वेसल को ब्लॉक कर देंगे। तो इसकी वजह से हमें पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। अब ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये है परमिटेड लिमिट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एज पर आईपी। मतलब हमारे प्रिपरेशन में पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है तो इट्स ओके, लेकिन उसका भी लिमिट है कि कितने पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होना इज़ अलाउड। तो यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा है ये है, यहाँ पे 2 कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम कंटेन्स पार्टिकल साइज इन माइक्रोमीटर इक्वल टू और लार्जर दैन, एंड नेक्स्ट कॉलम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ml। यहाँ पे दिया है पार्टिकल साइज जो माइक्रोमीटर में है, और इस कॉलम में दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ml जो अलाउ है। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज है 10 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अलाउ होते हैं वो है 50 पर ml। यहाँ पे है 25 माइक्रोमीटर पार्टी साइज ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे है 25 माइक्रोमीटर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ml जो अलाउ है वो है 5। और उसके बाद यहाँ पे है 50 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे नहीं अलाउ। 50 माइक्रोमीटर के लिए कुछ भी पार्टिकल मैक्सिमम नंबर पार्टिकल अलाउ नहीं है। तो इस टेबल से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके अगर पार्टिकल अवेलेबल है, प्रिपरेशन में प्रेजेंट है, तो उनकी साइज़ आपको डिटरमाइन करनी होती है, और उसके बाद कौन सी साइज़ के पार्टिकल्स आपको कितने ml में अलाउ है ये टेबल में आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, देन अब मेथड देख लेते हैं कि क्लैरिटी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ विजुअल मेथड। विजुअल मीन्स हम अपनी आँखों से देख के उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, कुछ पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो विजुअल मेथड में हम सिर्फ स्मॉल लॉन्ग जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर लार्ज पार्टिकल जो होते हैं उन्हें ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल व्यू इट अगेंस्ट ब्लैक एंड वाइट बोर्ड। एक ब्लैक एंड वाइट कलर का बोर्ड होता है जहाँ पे हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जो हमारा कंटेनर होता है, एम्प्यूल का हो या फिर वायल हो, उन्हें ब्लैक एंड वाइट बोर्ड के सामने हम प्लेस करेंगे और फिर उसे मिरर से या फिर ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये होता है विजुअल मेथड। तो विजुअल मेथड कैसे कैरी किया जाता है ये आपको मैं अपकमिंग नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। देन नेक्स्ट इज कूल्टर काउंटर मेथड। इट इंक्रीज द resistance is observed between two electrodes as the particle approaches and passes through the orifice। अब कूल्टर काउंटर मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं
जिनसे जिन्हें हम एक ओरिफिस से पास करते हैं और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो एपरेटस आप देख रहे हैं ना, ये है विजुअल मेथड जिसे हम क्लैरिटी डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, और ये जो है ना ये है ग्लास। तो इसके अगेंस्ट हम हमारे कंटेनर को प्लेस करेंगे और इसके थ्रू ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं। तो ब्लैक एंड वाइट दोनों बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम इसे चेक करेंगे। अगर ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट चेक करेंगे तो हमारे प्रिपरेशन में जो वाइट पार्टिकल्स है तो ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट वो विजिबल होंगे, और अगर ब्लैक पार्टिकल्स है तो वो वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट विजिबल होंगे। ओके, तो इस तरह से विजुअली हम क्लैरिटी टेस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्टर एंड एनालाइज द पार्टिकल्स। इसमें क्या करना है, हमको सिंपली फिल्टर करना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंडर उन पार्टिकल्स को एनालाइज करना है। नेक्स्ट इज लाइट ब्लॉकेज मेथड, इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। अगर हमारे प्रिपरेशन में कुछ पार्टिकुलेट मैटर है तो वो क्या करेंगे, लाइट का जो पाथ होता है वो ब्लॉक करेंगे। द मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद हम देख लेते हैं कि पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने की कौन कौन सी मेथड होती है। तो उसमें होती है माइक्रोस्कोपी, एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन, मास माइक्रोस्कोपी, पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये माइक्रोमेरेटिक्स के अंडर आती है। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका भी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं। एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से पार्टिकल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोपी, मास माइक्रोस्कोपी क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट इज लीकेज टेस्ट, नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर इज लीकेज। तो ये लीकेज टेस्ट जो होती है ये भी हमें परफॉर्म करनी होती है। हमने जो एम्प्यूल, वायल्स या फिर ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स में जो प्रिपरेशन पोर किया है क्या वो कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, हाँ ये सारी चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी होती हैं। सो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल द पैरेंटल प्रिपरेशन विच आर फिल्ड इन एम्प्यूल्स मस्ट बी हर्मेटिकली सील्ड। अब ये जो लीकेज टेस्ट होती है ये सारे के सारे कंटेनर्स के लिए अप्लाई तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एम्प्यूल्स के बारे में, क्योंकि एम्प्यूल्स में कंटेनर में लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उन्हें लीकेज टेस्ट परफॉर्म करना भी ज़रूरी होता है। द एम्प्यूल्स आर इमर्स्ड इन 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन इन अ वैक्यूम एंड अंडर नेगेटिव प्रेशर। जो एम्प्यूल्स हमने फिल किए होते हैं और सील किए होते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन बनाना होता है। 1% मिथिलीन ब्लू, 1% मिथिलीन ब्लू मतलब 1 ग्राम मिथिलीन ब्लू पाउडर वे करना है और 100 ml वाटर में उसे डिज़ोल्व करना है, तो वो तैयार हुआ 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। तो 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन हमें वैक्यूम चेम्बर में नेगेटिव प्रेशर में उसमें इन्वर्टेड स्टेट में एम्प्यूल्स डुबो के रखनी है। और अगर इस कंडीशन के बाद, मतलब इस तरह से एम्प्यूल प्लेस करने के बाद अगर एम्प्यूल में मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन इंसर्ट होता है तो वो इसका मतलब कि वो जो हमने एम्प्यूल सील करी है वो लीक है। ओके, when the vacuum is released and the colored solution will enter those ampules having defective sealing। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एम्प्यूल में कलर्ड सॉल्यूशन एंटर होता है जिससे हम हमारी सीलिंग डिफेक्टिव है या फिर इफेक्टिव है इसका पता लगा सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डाई इन द एम्प्यूल कन्फर्म्स द लीकेज एंड हेंस रिजेक्टेड। अगर एम्प्यूल में डाई एंटर कर गई है तो इसका मतलब कि हमारी एम्प्यूल लीक हो गई है और इसीलिए उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह की एम्प्यूल हम मार्केट नहीं कर सकते। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एम्प्यूल जो हमने सील करी हुई है। इसमें से ये जो 3 एम्प्यूल है ना, 1 2 3, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और ये एम्प्यूल जो है ना इसमें आपको मिथिलीन ब्लू का ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो 3 एम्प्यूल्स है ये डिफेक्टिव नहीं है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है, लेकिन इस वाली और इस वाली एम्प्यूल में लीकेज है। अब लैबोरेटरी लेवल में हम क्या करते हैं कि लैबोरेटरी लेवल में हम मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन बनाते हैं
और मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन बनाने के बाद एक बड़े बीकर में उस मिथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन को हम पोर करते हैं और उसके बाद ये जो एम्प्यूल्स होती है ना, ये हम उसे इन्वर्टेड स्टेट में उसे उस बीकर में पुट कर देते हैं और उसके बाद उसे क्लोज़ कर लेते हैं और क्लोज़ करने के बाद ऑटोक्लेव में रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए। ओके, तो ऑटोक्लेव में रख देने के बाद फिर उसे बाहर निकालेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें से कौन सी एम्प्यूल डिफेक्टिव है और कौन से एम्प्यूल डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव एम्प्यूल में क्या होगा, जो मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन बनाया था हमने, बीकर में पोर किया था और उस बीकर में हमने ये एम्प्यूल इन्वर्टर स्टेट में रखी थी। तो इन्वर्टर स्टेट में रखने से क्या होगा, जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है ऑटोक्लेव में, तो उससे जो मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन है ना, वो इस एम्प्यूल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, जो भी एम्प्यूल लीक होगी तो उसमें वो एंटर कर जाएगा। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पिक्चर में कि इस एम्प्यूल में भी वो मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन एंटर कर गया है और इस एम्प्यूल में भी, तो इसका मतलब ये दोनों एम्प्यूल लीक हैं। ओके, द नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर इज़ एसे एंड स्टेबिलिटी। तो एसे जो होता है वो हर एक प्रिपरेशन का हर एक मोनोग्राफ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है, तो उसका कुछ जनरल ऐसा प्रोसीजर नहीं है कॉमन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो हर एक मोनोग्राफ में एसे का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो अगर आप जब भी कभी फ्यूचर में करना चाहे ये पायरोजन टेस्टिंग, लीकेज टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, तो आपको इंडिविजुअल मोनोग्राफ में जाकर अगर उनकी कुछ ऐसे की टेस्ट है वगैरह तो आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब तक हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असेप्टिक एरिया के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर दो यार। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।